Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about क्लोरोफाइसी. स्टूडेंट्स, मैंने क्लोरोफाइसी के पिछले 3 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें मैंने क्लोरोफाइसी के इंट्रोडक्शन, उसके जनरल कैरेक्टर, उसका क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में बताया. आज मैं क्लोरोफाइसी का लास्ट लेक्चर अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं आपको क्लोरोफाइसी की इकोनॉमिकली ये हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया क्लोरोफाइसी. क्लोरो मीन्स ग्रीन, फाइसी एल्गल ऑर्गेनाइजेशन. इस तरह इसको ग्रीन एल्गी या क्लोरोफाइसी के नाम से पुकारा जाता है. अकरेंस ऑफ ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, ये सब अधिकतर ये 90% तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, बाकी 10% इन सैलाइन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये पाया जाता है. इम्पोर्टेंट करेक्टर, सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर इसका क्लोरोफाइसी का क्या है स्टूडेंट्स? इसमें क्लोरोफिल ए और बी बहुतायत में पाया जाता है. इसके अलावा इसमें जेंथोफिल केरोटीन भी इसके अंदर पाए जाते हैं पिगमेंट्स. थैलस ऑर्गेनाइजेशन, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर इन एल्गी क्लोरोफाइसी. इसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर में मोटाइल एंड नॉन मोटाइल. मोटाइल कौन से होते हैं? क्लेमाइडोमोनास. नॉन मोटाइल क्लोरेला. मल्टीसेलुलर में नॉन मोटाइल एंड मोटाइल कॉलोनी बनती हैं. नॉन मोटाइल पेडिस्ट्रम, मोटाइल वॉलवॉक्स. इसी के साथ में एमॉर्फस कॉलोनी और डेंड्रोइड कॉलोनी बनती है. एमॉर्फस कॉलोनी माइक्रोसिस्टिस में, डेंड्रोइड कॉलोनी डेंड्रोब्रियोन में बनती है. साथ साथ फिलामेंटस भी होते हैं और हेटेरोटाइकस भी होते हैं. फिलामेंटस में अनब्रांच्ड फिलामेंट, सिंपल ब्रांच्ड, स्यूडो ब्रांच्ड. अनब्रांच्ड फिलामेंट किसके होते हैं? यूलोथ्रिक्स में होते हैं. सिंपल ब्रांच्ड क्लेडोफोरा में, स्यूडो ब्रांच्ड साइटोनिमा में होते हैं. हेटेरोटाइकस किस में होते हैं? कारा में पाए जाते हैं. साइफोनस वाउकेरिया में, स्यूडो पेरेन्काइमेटस मोनोस्ट्रोमा में एंड पेरेन्काइमेटस अल्वा में पाए जाते हैं. ये इसका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन है. थैलस का ऑर्गेनाइजेशन ये मैंने आपको स्टूडेंट्स आपको डिटेल में बताया था मैंने. अब हम इसके रिप्रोडक्शन पे आते हैं. इसमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल व सेक्सुअल तीनों तरह से इसमें जनन पाया जाता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कायिक जनन जो होता है वो इसमें विखंडन द्वारा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय एकाइनीट यानी कि निश्चेत बीजाणु द्वारा, बाय सेल डिवीजन कोशिका विभाजन द्वारा, बाय बडिंग मुकुलन द्वारा, बाय स्टोलन भूस्तारी द्वारा, बाय ट्यूबर्स कण द्वारा, बाय बल्बिल पत्र प्रकलिकाओं द्वारा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है चल बीजाणुओं द्वारा, बाय जूस्पोर, अचल बीजाणुओं द्वारा, बाय एप्लेनोस्पोर्स, सुप्त बीजाणुओं द्वारा, बाय हिप्नोस्पोर्स, जनकाभ बीजाणु द्वारा, बाय ओटोस्पोर्स, पाल्मेला अवस्था पामेला स्टेज द्वारा और डॉटर सेल द्वारा पुत्री कोशिकाओं कॉलोनी द्वारा भी इसमें होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 3 तरह का होता है, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस. फिर हम इसके क्लासिफिकेशन पर आते हैं. फ्रिस्ट ने 1915 में क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया. ऑर्डर वोल्वोकेल्स, ऑर्डर क्लोरोकोकेल्स,
order Ulotrichales, order Cladophorales, order Chaetophorales, order Odontogoniales, order Conjugales, order Siphonales और order Carales। स्मिथ ने हरे शैवालों को प्रभाग क्लोरोफाइटा में रखा। वे इसको दो वर्गों में क्लोरोफाइसी व केरोफाइसी में डिवाइड किया। क्लोरोफाइसी के अंतर्गत वोल्वोकेल्स, टेट्रोस्पोरेल्स, यूलोट्राइकेल्स, अल्वेल्स, शाइजोगोनियल्स, क्लेडोफोरेल्स, ओडोगोनियल्स, जिग्नेमिटेल्स, क्लोरोकोकेल्स, साइफोनेल्स, साइफोनोक्लेडेल्स और डेसिक्लेडेल्स में इसको डिवाइड किया। केरोफाइसी में केरेल्स को रखा गया। ये इसका क्लासिफिकेशन के इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स का हमने क्लासिफाइड करके हमने इसको ब्रीफ में डिटेल में डिस्क्राइब किया। अब हम इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन के बाद लास्ट पॉइंट पे आते हैं हम इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो है हमारे लिए इकोनॉमिकली कैसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहले स्टूडेंट्स में एक और पॉइंट पे आती हूँ बच्चों कि लाइफ साइकिल ऑफ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में लाइफ साइकिल कैसी होती है? तो क्लोरोफाइसी में जीवन वृत्त जो होता है वो 4 तरह का होता है। पहला हिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल यानी अगुणितकी जीवन चक्र। दूसरा डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि द्विगुणितकी जीवन चक्र। तीसरा होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समरूपी पीढ़ी एकांतरण और हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण। सबसे पहले हम आते हैं हिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल अगुणितकीय जीवन चक्र। इस जीवन चक्र में मुख्य पादप थैलस हैप्लॉइड होता है। पूरे जीवन में एक कोशिकीय जायगोट ही द्विगुणित अवस्था को निरूपित करता है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल इसमें क्या होता है? पादप द्विगुणित होता है जिसमें अर्धसूत्री वजन से युग्मक बनते हैं। युग्मक संलयन द्वारा युग्मनज बनाते हैं जो अंकुरित होकर नए पादप को जन्म देते हैं, एसिटाब्लोरिया, क्लेडोफोरा आदि। तीसरा है होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समरूपी पीढ़ी एकांतरण। अगुणित युग्मोद्भिद तथा द्विगुणित बीजाणुविद पादप बाहरी रूप से एक समान दिखाई देते हैं। प्रकृति में अगुणित बीजाणुविद पादप प्रमुख पादप हैं। युग्मोद्भिद युग्मक बनाता है व द्विगुणित पौधा चल बीजाणु। चौथा है हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें युग्मोद्भिद तथा बीजाणुद्भिद एक दूसरे से स्पष्ट रूप से भिन्न तथा सुविकसित होते हैं। इस तरह से इसमें 4 तरह का पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जीवन व्रत पाया जाता है। अगुणित की जीवन व्रत, द्विगुणित की जीवन व्रत, समरूपी पीढ़ी एकांतरण और विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी। द ग्रीन एल्गी आर नॉट सो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट ए फ्यू मेंबर्स। ग्रीन एल्गी हमारे लिए इतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं, इसके कुछ मेंबर ही हमारे लिए इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हैं। Among them, chlorella is very important because of its high protein content, presence of vitamins, and its use in baking industry is the preparation of cake and pastries, etc. लेकिन इन सब में क्लोरेला हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में ये केक और पेस्ट्री बनाने में काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक क्लोरोलिन विच इज यूज टू कंट्रोल बैक्टीरिया।
इसके अलावा ये एंटीबायोटिक क्लोरेलिन के प्रिपरेशन में भी क्लोरेला काम आता है, जो कि बैक्टीरिया को कंट्रोल करने में काम आता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा ये अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ होता है। अनदर इम्पोर्टेंट मेंबर कारा इज वेरी यूजफुल टू कंट्रोल मलेरिया फॉर इट्स लार्विसिडियल प्रॉपर्टीज। दूसरा इम्पोर्टेंट मेंबर कारा है, जो कि मलेरिया के लार्वा को कंट्रोल करने के लिए बहुत यूजफुल है। इट इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉलिशेस। ये फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज होता है और पॉलिश बनाने में भी ये काम आता है। मोनोस्ट्रोमा इज यूज्ड टू प्रिपेयर द कॉमन फूड अनोरी इन जापान। जापान में अनोरी फूड बनाने के लिए मोनोस्पर्मा का यूज़ किया जाता है। इन साउथ इंडिया ग्रीन लावर ए काइंड ऑफ फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पायरोगायरा एंड ओडोगोनियम। साउथ इंडिया में ग्रीन लवर नाम का एक फूड होता है, जो कि स्पायरोगायरा और ओडोगोनियम के द्वारा ही तैयार किया जाता है। अल्वा एंड एंटेरोमॉर्फा आर आल्सो ईटन बाई सम पीपल। अल्वा व एंटेरोमॉर्फा भी कुछ लोगों द्वारा खाई जाती है। Many members are used as a source of food and O2 for many aquatic animals. इसके कई एनिमल्स फूड के सोर्स के रूप में काम आते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स की ऑक्सीजन के लिए भी ये काम आते हैं समुद्र में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से ये क्लोरोफिल बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ऑक्सीजन निकलती है और ये ऑक्सीजन समुद्री जानवरों के काम आती है। क्लोरेला नामक शैवाल जापान, अमेरिका और चीन में औद्योगिक स्तर पर इसको उगाया जाता है। इसका प्रायोगिक तौर पर इसका आटा, बिस्किट, वेफर्स बनाने में काम लिया जाता है। क्लोरेला पोषण की दृष्टि से अत्यंत धनी यानी कि रिच शैवाल है, क्योंकि इसमें लगभग 30% प्रोटीन, 30% इसमें प्रोटीन होता है, 15% लिपिड्स और 30% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्लोरेला की प्रोटीन की तुलना जंतु प्रोटीन से की जा सकती है, केवल इसमें मिथियोजिन नामक अमीनो अम्ल कम होता है। इस शैवाल में विटामिन सी, प्रोविटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लाविन, पिरिडॉक्सिन, नियासिन, फोलिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B12, बायोटीन, विटामिन के तथा लाइपोइक एसिड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शैवाल मछलियों व अन्य जलीय जीवों के लिए भी प्राथमिक भोजन का कार्य करता है। क्लोरोफाइसिक मेंबर जो होते हैं मछलियों व अन्य जीवों के लिए भी प्राइमरी भोजन का कार्य करते हैं। कुछ शैवाल मुक्तप्लावी वाले तथा कुछ अधर स्तर पर उगने वाले होते हैं। झीलों में ओडोगोनियम, स्पायरोगायरा, माइक्रोस्पोरा ये सब होते हैं। क्लेडोफोरा ये मत्स्य भोजन का काम करती हैं। शैवाल के प्रकाश संश्लेषण से मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जलीय जीवों का श्वसन स्रोत है। शैवाल जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इससे जो ऑक्सीजन निकलती है बाहर, वो जलीय जीवों का श्वसन स्रोत है। एंटीबायोटिक में क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक क्लोरेला से प्राप्त होता है, जो कुछ निश्चित जीवाणु तथा कुछ शैवालों की वृद्धि को रोकता है। माइक्रोसिस्टिस
स्टेफिलोकोकस व क्लोस्ट्रिडियम एवं जूप्लैंक्टन, डेफ्लिया व साइक्लोप्स तथा पर निरोधात्मक प्रभाव डालते हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाते हैं। यूज इन स्पेस फ्लाइट्स, अंतरिक्ष उड़ानों में भी यूजफुल है। अंतरिक्ष उड़ान में क्लोरेला व सिनकोकोकस को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। वाहित मल का अपादान, डिस्पोजल ऑफ सीवेज। वाहित मल में शैवालों की वृद्धि ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाती है, जिससे अनेक वायवीय जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं तथा वाहित मल को विघटन करते हैं। वाहित मल में वृद्धि करने वाले शैवाल कौन कौन सी हैं? क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, मैक्रोएक्टिनम, ये सीवेज में ग्रोथ कर लेती है आराम से। इसके अलावा इसके इकोनॉमिकली हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। कभी कभी जल स्रोतों में कुछ विशिष्ट शैवालों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि इनकी मृत्यु से जलाशय में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल दुर्गंधमय हो जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी होने से जलाशय में रहने वाले अन्य जलीय प्राणी तथा मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह ये वाटर ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस, स्पाइरुलिना आदि वाटर ब्लूम बनाते हैं। फॉलिंग ऑफ शिप्स, कई बार ये साइनोफाइसी के मेंबर्स जो है जहाज की पेंदों पर काफ़ी मात्रा में उग जाते हैं, जिससे जहाज की गति में रुकावट पैदा होती है। इसके अलावा दुनिया भर में बड़े बड़े भवनों पर वर्षा ऋतु में ग्रीन एल्गी उग जाती है और वहीं परमानेंट हो जाती है, जिससे कि दीवारें काली व खराब हो जाती हैं। परजीवी शैवाल सिफेल्यूरस वायरिसेंस की क्लोरोफाइसी के मेंबर है। चाय व कॉफ़ी व काली मिर्च के पर्णों पर रेड रस्ट डिजीज उत्पन्न करती हैं। इस तरह शैवाल हमारे लिए यूज़फुल भी हैं क्लोरोफाइसी, और हमारे लिए थोड़ा बहुत हार्मफुल भी हैं। आप कंप्लीट हो चुका है बच्चों क्लोरोफाइसी। थैंक यू बच्चों, थैंक्स अ लॉट।